अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें अंडर आइडेंटिफिकेशन, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन और ओवर आइडेंटिफिकेशन की हमने बात की थी। बेसिकली हम करते ये हैं कि हम स्ट्रक्चरल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस और फिर उन रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस पे वी कैन अप्लाई ओएलएस, क्योंकि उसमें हमारे पास जो कोवेरियंस होता है बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म दैट इज इक्वल टू 0, उसमें हमारे पास साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम नहीं आता। और फिर जो रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें से हम स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स, तो हम कहते हैं कि हमारी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट है तो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब दो वैल्यूज आ जाती हैं जिसमें एम्बिग्विटी होती है कि इसमें से कौन सी ओरिजिनल वैल्यू है, तो वी से दैट द इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड। और अगर हम रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स हमारे पास कम है और हमारे पास स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स जो फाइंड आउट करने हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस सूरत में हम कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे and we say that the equation is under identified. आज we are going to study the rules for identification. There are two types of rules, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे the order condition of identifiability. अब इसमें इन दोनों कंडीशंस को समझने से पहले ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन, नोटेशंस इंपॉर्टेंट है जहन में रखना। तो उसमें जो हमारे पास कैपिटल M है, दैट इज नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल्स इन द मॉडल। आपका जो भी मॉडल है, दो इक्वेशंस का है, तीन इक्वेशंस का है, तो m रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे मॉडल में अगर दो इक्वेशंस हैं, उन दो इक्वेशंस में कितने एंडोजेनस वेरिएबल हैं। तीन हैं तो तीन इक्वेशंस में कितने एंडोजेनस वेरिएबल हैं। स्मॉल m इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन। जो स्मॉल m है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में से आप जिसकी आइडेंटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, उस इक्वेशन में कितने एंडोजेनस वेरिएबल हैं। इसी तरह कैपिटल K इज द नंबर ऑफ प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल्स इन द मॉडल इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो कैपिटल K रिप्रेजेंट करता है कि आपके मॉडल में जितने इक्वेशंस हैं, उन सब इक्वेशंस में कोई भी प्री डिटरमिन्ड या एक्सोजेनस वेरिएबल है तो हम उसको काउंट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल्स। और स्मॉल k होगा आपका नंबर ऑफ प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल्स इन अ गिवन इक्वेशन। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले अगर हम ऑर्डर कंडीशन की बात करें तो उसकी दो तरह की डेफिनेशंस हैं हमारे पास। पहली डेफिनेशन है हमारी, इन अ मॉडल ऑफ m simultaneous equations, in order for an equation to be identified, it must exclude at least m minus 1 variables, endogenous as well as predetermined, appearing in the model. If it excludes exactly m minus 1 variables, the equation is just identified. If it excludes more than m minus 1 variables, it is over identified. Means identification कब होगी, जब आपकी जो particular equation है it excludes m minus 1 variable. कैपिटल M हमने कहा था कि पूरे मॉडल के जो एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, तो पूरे मॉडल के एंडोजेनस वेरिएबल्स माइनस 1। अगर आपकी वो पर्टिकुलर इक्वेशन m माइनस 1 वेरिएबल्स एक्सक्लूड करती है तो वो इक्वेशन आइडेंटिफाई होगी। अच्छा, वो जो वेरिएबल्स हैं वो एंडोजेनस भी हो सकते हैं एज वेल एज एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, नंबर मैटर करता है, उनकी टाइप मैटर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पूरे मॉडल में से सपोज हम कहते हैं कि 3 एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो डैट मीन्स उस इक्वेशन में से 2 वेरिएबल्स एक्सक्लूड होने चाहिए। मतलब उसमें दो वेरिएबल्स ऐसे होने चाहिए जो मॉडल में है लेकिन उस इक्वेशन में नहीं है। अब वो एंडोजेनस भी हो सकते हैं और प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो से सपोज अगर उसमें एक एंडोजेनस वेरिएबल मिसिंग है उस इक्वेशन में और एक एक्सोजेनस मिसिंग है, मींस वो दो वेरिएबल्स को एक्सक्लूड कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट इक्वेशन वुड आइडेंटिफाई। इसको जब हम एग्जांपल से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
Second definition है, in a model of m simultaneous equations, in order for an equation to be identified, number of predetermined variables excluded from the equation must not be less than the number of endogenous variables included in that equation less 1. नोटेशनल फॉर्म में आपका होगा कैपिटल K माइनस स्मॉल k should be greater or equal to स्मॉल m माइनस 1. तो कहना क्या चाह रहे हैं कि इक्वेशन तब आइडेंटिफाइड होगी जब नंबर ऑफ प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल्स उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो नहीं है उसमें से मिसिंग है, इट शुड नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ एंडोजिनस वेरिएबल इंक्लूडेड इन दैट इक्वेशन, और उसमें से हम -1 करेंगे. ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं वही हमारा डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है, एंड हियर वी हैव टू एंडोजिनस वेरिएबल QT एंड PT. ठीक है, अब फर्स्ट डेफिनेशन से देखें m-1 से, तो टोटल मॉडल के एंडोजिनस वेरिएबल्स कितने हैं? QT है और PT है, दैट मीन्स दो एंडोजिनस वेरिएबल्स पूरे मॉडल के दोनों इक्वेशन में देखें तो दो हैं. तो 2 - 1 = 1 मीन्स इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो एक वेरिएबल को जो मॉडल में है लेकिन उस इक्वेशन में ना हो. तो अगर हम डिमांड फंक्शन को देखें तो उसमें ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो सप्लाई में है लेकिन डिमांड में नहीं है, दोनों में एक जैसे वेरिएबल हैं. इसी तरह सप्लाई भी ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो डिमांड में है जो सप्लाई में नहीं है. तो कोई भी दोनों इक्वेशन ही कोई वेरिएबल एक्सक्लूड नहीं करती. तो दैट मीन्स इस डेफिनेशन के हिसाब से दोनों ही इक्वेशंस आइडेंटिफाइड नहीं है. अगर सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कैपिटल K है पूरे मॉडल के प्री डिटर्मिन्ड या एक्सोजिनस वेरिएबल. अब पूरे मॉडल में सिर्फ QT और PT हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दीज आर एंडोजिनस वेरिएबल, और इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है. तो दैट मीन्स कोई एक्सोजिनस वेरिएबल या प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल मॉडल में नहीं है, तो वो ज़ीरो हो गया. स्मॉल k रिप्रेजेंट करता है प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल्स इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन. अब जाहिर बात है पूरे मॉडल में ही कोई एक्सोजिनस वेरिएबल नहीं है, तो एक इक्वेशन को भी हम देखें तो उसमें भी कोई एक्सोजिनस वेरिएबल नहीं है. एंड देन स्मॉल m endogenous variable of the पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इधर आना चाहिए 2. यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है. तो 2 - 1, क्योंकि आपकी अगर आप डिमांड फंक्शन ले रहे हैं तो उसमें दो एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं QT एंड PT. तो 2 - 1 = 1. सो दैट मीन्स कि आपका जो यहाँ पे हमारा बनेगा कि दोनों इक्वेशंस में एटलीस्ट ये हमारा, हमने कहा था कि हमारी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि K - K शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m-1. तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये ना ग्रेटर आ रहा है और ना इक्वल आ रहा है, इनफैक्ट वो लेस आ रहा है. इस साइड पे 1 आ रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 आ रहा है. सो दिस मॉडल हैज़, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, two endogenous variables P and Q and no predetermined variables. To be identified, each of these equations must exclude at least m-1 = 1 variable. Since this is not the case, neither equation is identified. Second example देख लेते हैं. इसमें हमने क्या किया है, डिमांड फंक्शन में एक एक्सोजेनस वेरिएबल ऐड किया है विच इज IT. यहाँ पर हम अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन के 19 चैप्टर में IT को हम ले रहे हैं टू रिप्रेजेंट इनकम. Now, given that PT and QT are endogenous and IT and PT - 1 are predetermined, ठीक है, तो हमने एक एक्सोजेनस वेरिएबल डिमांड में लिखा है और एक हमने सप्लाई में लिखा है. तो अब अगर हम इक्वेशन 19.2.12 को देखें, डिमांड को देखें, तो इट एक्सक्लूड्स एग्जैक्टली
वन वेरिएबल विच इज pt माइनस वन। इसी तरह से जो सप्लाई इक्वेशन है इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स एग्जैक्टली वन वेरिएबल विच इज IT। सप्लाई में IT नहीं है, डिमांड में PT माइनस वन नहीं है। तो पहली डेफिनेशन के हिसाब से तो दोनों इक्वेशंस आइडेंटिफाइड हो गई हैं क्योंकि वो m माइनस वन वेरिएबल एक्सक्लूड करती हैं। अच्छा, अब अगर सेकंड डेफिनेशन भी हम देख लें तो पूरे मॉडल के प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल कितने हैं? टू, IT एंड PT माइनस वन। और इक्वेशन में डिमांड की इक्वेशन को देखें तो डिमांड की इक्वेशन में कितने प्री डिटर्मिन्ड या एग्जोजेनस वेरिएबल हैं? वन, IT। इसी तरह इक्वेशन के एंडोजेनस वेरिएबल्स कितने हैं? टू, QT एंड PT एंड माइनस वन। तो टू माइनस वन, वन इक्वल्स वन आइडेंटिफाइड। ठीक है, सिमिलरली सप्लाई के लिए भी आप करें तो वो भी आपका सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सप्लाई में भी पूरे मॉडल के टू हैं, सप्लाई इक्वेशन में वन है, तो टू माइनस वन और टू माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लें तो डिमांड इक्वेशन में आप देख रहे हैं अब एक और एग्जोजेनस वेरिएबल या प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल ऐड कर दिया है विच इज RT विच इज वेल्थ। ठीक है, सप्लाई में वही PT माइनस वन एक ही है। अच्छा, अब एक वेरिएबल एक्सक्लूड करना काफ़ी था, लेकिन अब जो सप्लाई फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल्स हैं जो सप्लाई में नहीं है लेकिन मॉडल में है, डिमांड में है, IT एंड RT। तो हमने ओवर आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा था कि अब ये जो सप्लाई फंक्शन है वो ओवर आइडेंटिफाइड है। डिमांड फंक्शन को देखें तो क्या है? डिमांड फंक्शन में एक वेरिएबल है PT माइनस वन जो सप्लाई में है लेकिन डिमांड में नहीं है। तो वो एक ऐसा वेरिएबल एक्सक्लूड कर रहा है, m माइनस वन जो कंडीशन है हमारी, तो वो एक वेरिएबल एक्सक्लूड कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। नीचे भी पढ़ लेते हैं हम। इन दिस मॉडल PT एंड QT आर एंडोजेनस। पूरे मॉडल के दो एंडोजेनस हैं, PT एंड QT। और एक्सोजेनस कितने हैं? थ्री, IT, RT and PT minus one. Demand function excludes exactly one variable PT minus one, and hence by the order condition it is exactly identified. But the supply function excludes two variables IT and RT, and hence it is over identified. ठीक है, अगर आप डेफिनेशन से भी लगाएंगे अंदाजा तो आपको पता चल जाएगा जो दूसरी वाली है। अब पूरे मॉडल के एग्जोजेनस थ्री हो गए हैं और इक्वेशन में डिमांड फंक्शन के दो हैं, एंडोजेनस टू है और माइनस वन, तो वन इक्वल्स वन आइडेंटिफाइड। सप्लाई में आप देखें तो पूरे मॉडल के थ्री एग्जोजेनस हैं लेकिन सप्लाई इक्वेशन में एक एग्जोजेनस है या प्री डिटरमिन्ड है, और दो एंडोजेनस है और इक्वेशन में आपका वन आपका इक्वेशन वाला वो जो फॉर्मूले में है वो आ गया। तो टू इज ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स सप्लाई इज ओवर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो अगर इस तरह से इसको काउंट करके करें तो बहुत इजी हो जाती है ऑर्डर कंडीशन समझना। अब हम आते हैं रैंक कंडीशन पे। अच्छा, अब रैंक कंडीशन में क्या है कि जो ऑर्डर कंडीशन है आपकी वो आपकी सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन पूरी करती है फॉर आइडेंटिफिकेशन, लेकिन इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो लेकिन उसके बावजूद आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाइड ना हो। तो इसकी वजह से हम फिर दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं आइडेंटिफाइबिलिटी की, विच इज़ रैंक कंडीशन। ठीक है, अब रैंक कंडीशन की डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी लेकिन हम इसको समझेंगे तो ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है। In the model containing n m equations in m endogenous variables, an equation is identified if and only if at least one non-zero determinant of order m minus 1 into m minus 1 can be constructed from the coefficients of the variables, both endogenous and predetermined, excluded from that particular equation but included in the other equations of the model.
अब इसमें करना क्या है, हम जिस इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन चेक करना चाह रहे हैं, हमने उसमें एक m-1 इंटू m-1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। और वो मैट्रिक्स किन वेरिएबल्स का होगा? वो मैट्रिक्स होगा उन वेरिएबल्स का जो उस इक्वेशन में मौजूद नहीं है, जो मॉडल की बाकी इक्वेशंस में हैं, लेकिन उस इक्वेशन की जिसकी हम आइडेंटिफिकेशन चेक करना चाह रहे हैं उस इक्वेशन में नहीं है। अब वो एंडोजेनस वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ m-1 into m-1 order of the variables both endogenous and exogenous which are not present in that particular equation but they are included in the other equations of the model। जब वो मैट्रिक्स बन जाएगा तो हमने देखना है कि उस मैट्रिक्स में से कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट निकल रहा है विच इज नॉन जीरो। तो अगर उसका कोई नॉन जीरो डिटर्मिनेंट निकल आता है, एक ही निकल आता है अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन आइडेंटिफाइड। अगेन इसको भी जब हम आगे एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये हमारा मॉडल है 4 इक्वेशंस। ठीक है, इसको हमने ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। समझें कि आपके पास 4 एंडोजेनस वेरिएबल्स थे, y1, y2, y3 एंड y4। हमने क्या किया हुआ है कि वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही हैं, जो राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के ले आए हैं। ठीक है, तो जो सारे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं उनके साइन माइनस हो गए हुए हैं और राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या रह गया हुआ है, हमारी सिर्फ एरर टर्म रह गई हुई है। ये हमने इसका टेबल बनाना है तो अपनी आसानी के लिए हमने इसको इस फॉर्म में रखा है कि हम सारे वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं। अच्छा, अब अगर आप इन 4 इक्वेशंस में देखें, ज़ाहिर बात है मैंने आपको शुरू में ही बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स में कि इफ़ वी हैव 4 इक्वेशंस तो इनको देख के हमें पता होना चाहिए दैट वी हैव 4 एंडोजेनस वेरिएबल्स। हमने कहा था जितने एंडोजेनस वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं y1, y2, y3 एंड y4 और एक्सोजेनस वेरिएबल्स को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सोजेनस वेरिएबल्स 3 हैं, x1, x2 एंड x3। ठीक है, अच्छा नीचे जो टेबल दिया है ये ऑर्डर कंडीशन से हमने आइडेंटिफिकेशन चेक की है हर इक्वेशन की अलग अलग। तो वो बता रहे हैं कि जब हमने इस मॉडल में हर इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन चेक की है बाय द ऑर्डर कंडीशन जो हमने पीछे पढ़ी है, तो हर इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तो अब हम इन इक्वेशंस को ये हम कर चुके हैं, तो ये आप लोग इसको करके खुद ही देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से भी इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या आ रही है। हम अब इनको ऑर्डर रैंक कंडीशन के थ्रू करते हैं। अच्छा जी, अब वही 4 इक्वेशंस हैं। लिखने का टेबल तरीका क्या है कि इक्वेशंस हमने ले ली हैं 1 2 3 4 5 जो हमारी 4 इक्वेशंस है। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर हमने वेरिएबल्स ले लिए, कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स आप देख रहे हैं कि एक तो 1 है, कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स हैं जिनका कोई वेरिएबल नहीं है तो उनके साथ 1 है, तो 1 आ गया। फिर हमारे पास y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, x1, x2 एंड x3। अब हम हर इक्वेशन में देखेंगे कि इन सारे वेरिएबल्स का क्या कोफिशिएंट है। जैसे आप पहली इक्वेशन देखें तो जो 1 किसके साथ है, किस कोफिशिएंट के साथ 1 है, माइनस बीटा 1 0 के साथ 1 लगा हुआ है। अच्छा, y1 का इक्वेशन 1 में क्या कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, फिर y2 का क्या कोफिशिएंट है, दैट इज माइनस बीटा 1 2। y3 का कोफिशिएंट है माइनस बीटा 1 3। x1 का क्या कोफिशिएंट है, अच्छा y4 इक्वेशन 1 में नहीं है तो वो 0 हो गया। x1 का क्या कोफिशिएंट है, माइनस गैमा 1 1। x2 उस इक्वेशन में नहीं है तो 0 है। x3 अगेन इक्वेशन में नहीं है तो 0 है। इसी तरह से फिर सेकंड इक्वेशन में देखेंगे कि 1 के साथ क्या कोफिशिएंट है,
1 के साथ कोफिशिएंट है माइनस बीटा 20। y1 का क्या कोफिशिएंट है, y1 इक्वेशन 2 में नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से y2 का क्या कोफिशिएंट है, आप देखें तो y2 का कोफिशिएंट 1 है। y3 है माइनस बीटा 23, y4 नहीं है तो 0 आ जाएगा। x1 माइनस गैमा 21, x2 माइनस गैमा 22, x3 उस इक्वेशन में नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम चारों इक्वेशंस के लिए ये कोफिशिएंट्स का एक टेबल बना लेंगे। अच्छा, ये करने के बाद अब हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे पीछे देखें, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप डेफिनेशन को दोबारा देखें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है, तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि इस इक्वेशन में कौन से वेरिएबल हैं जो नहीं है। जो बाकी मॉडल में तो हैं, बाकी की 3 इक्वेशंस में हैं लेकिन इक्वेशन 1 में नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, टेबल में ही देख लें तो हमने किस किस को 0 किया था, y4, x2, x3, ये इक्वेशन 1 में नहीं है। तो हमने इन वेरिएबल्स का m-1 इंटू m-1 मैट्रिक्स बनाना है। और वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि इन वेरिएबल्स के जो बाकी के इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं उनसे वो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो m-1 को डिटरमिन कर लें तो पूरे मॉडल के एंडोजेनस वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है, y1 y2 y3 y4। 4 माइनस 1 3, तो मीन्स हमें 3/3 का मैट्रिक्स चाहिए। हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, किसका, उन वेरिएबल्स का जो इक्वेशन 1 में नहीं है लेकिन बाकी के मॉडल्स में है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें फर्स्ट रो को इग्नोर करना होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या एक्सक्लूड कर रही है, y4, x2 and x3। फॉर आइडेंटिफिकेशन वी मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हमें चाहिए ऑफ 3/3 from the coefficients of variables excluded from this equation but included in other equations of the system. So matrix of the coefficient of variables y4, x2 and x3 included in other equations is, ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन की पूरी रो है उसको इग्नोर कर देना है, हाइड कर दें, और बाकी के सारे वेरिएबल्स भी हम इग्नोर कर देंगे, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी इग्नोर कर देंगे। हमने सिर्फ क्या देखना है, y4 के क्या कोफिशिएंट्स हैं बाकी की इक्वेशंस में, x2 के क्या कोफिशिएंट्स हैं बाकी की इक्वेशंस में, और x3 के क्या कोफिशिएंट्स हैं बाकी की इक्वेशंस में। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका y4 का देखें तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में 0, थर्ड इक्वेशन में 0 और फोर्थ इक्वेशन में 1। फिर x2 का क्या कोफिशिएंट है, माइनस गैमा 22 माइनस गैमा 32 और 0, और x3 का बाकी में क्या है, 0 0 माइनस गैमा 43। तो ये मैंने ऊपर सिर्फ आपकी दिखाने के लिए आपको ऊपर y4 x2 x3 लिखा है, वैसे नहीं लिखना, मैट्रिक्स सिर्फ नीचे वाला है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये जो है 3 वर्टिकली ये y4 के कोफिशिएंट्स हैं, फिर x2 के और फिर x3 के हैं। अच्छा, अब इनका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0। अच्छा, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते होते हैं। हम क्या करते हैं, 0 गैमा 32 माइनस 0 इंटू माइनस गैमा 32, प्लस का साइन आता है यहाँ, माइनस है तो माइनस गैमा 43। तो अब बाहर 0 पड़ा है तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। एक ये हो गया, फिर पहला साइन आता है प्लस का, प्लस माइनस ये बाहर आएगा तो ये माइनस गैमा 22 ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाइड 0 minus gamma 43 and 0 1 is 0।
इसमें आप जो डिटर्मिनेंट हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में निकालते हैं, आप सिंपली उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला जब जीरो हमने बाहर रखा तो ये इससे मल्टीप्लाई होके आएगा, लेकिन ये दोनों जीरो 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 हो जाएगा। लेकिन बाहर जीरो पड़ा है तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसको जब बाहर रखेंगे माइनस गैमा टू टू को, यहाँ पे ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, ये भी जीरो वन जीरो, तो ये पूरी ब्रैकेट जीरो हो जाएगी। ये भी बाहर वाला जीरो हो जाएगा अंदर के जीरो से। फिर इसका इधर जीरो है, लेकिन क्या होगा कि जाहिर बात है अंदर जो भी वैल्यू आए, ये जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, और गैमा थ्री टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस गैमा थ्री टू आएगा, लेकिन बाहर जीरो पड़ा है तो वो सारा जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल इस मैट्रिक्स का जो कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं है जो नॉन जीरो ना हो, सब जीरो है। और इसका रैंक हम कहेंगे इज लेस देन थ्री, हेंस इक्वेशन वन इज नॉट आइडेंटिफाइड। तो ऑर्डर कंडीशन से ये इक्वेशन आइडेंटिफाइड थी, लेकिन रैंक कंडीशन से नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कॉलम्स एंड रोज हैं ऑफ मैट्रिक्स ए, दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीनिंग देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन y4 x2 एंड x3। इस वजह से आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाइड नहीं आई। मींस आइडेंटिफाइड नहीं आई, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉन जीरो नहीं आया, इसका मतलब है कि आपकी जो मैट्रिक्स ए है उसमें जो वेरिएबल्स हैं y4 x2 x3, दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक और इक्वेशन का देखते हैं हम, इक्वेशन फोर का। इक्वेशन फोर एक्सक्लूड्स y3 x1 एंड x2। y4 में ये तीन वेरिएबल्स नहीं है। अब हमने इन तीनों के कोफिशिएंट्स देखने हैं बाकी की तीन इक्वेशंस में, और उसका मैट्रिक्स बनाना है। तो वो क्या होगा? वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है, आप टेबल से भी देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप डिटर्मिनेंट देखें तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये जो एक है ना, ये वाला, ये जो सब मैट्रिक्स बन रहा है, माइनस गैमा टू वन माइनस गैमा टू टू माइनस गैमा थ्री वन माइनस गैमा थ्री टू, इसमें से कोई भी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर जीरो नहीं होगी, और इनके बाहर क्या आएगा? इनके बाहर आएगा माइनस बीटा वन थ्री। तो मतलब बाहर वाली भी टर्म जीरो नहीं है, और ये छोटा मैट्रिक्स जो टू बाई टू वाला बन रहा है ये भी जीरो नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ऐसा आएगा विच इज नॉन जीरो, ठीक है। तो उसी से हमें समझ आ जानी चाहिए। सिर्फ इसमें जो होगा ना, एक ही जीरो आ रहा है। अगर आप ये देखें, जब ये जीरो बाहर होगा और ये अंदर वाले इसकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। अदरवाइज इसमें दो टर्म्स ऐसी होंगी, ये वाली, और जब ये बाहर होगा तो ये वाली। तो दो टर्म्स ऐसी होंगी कि जिनका डिटर्मिनेंट वुड बी अ नॉन जीरो, जीरो से कोई और क्वांटिटी आएगी। तो दैट मीन्स जो इक्वेशन फोर है वो आइडेंटिफाइड होगी। हमारे पास एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ जाएगा of the coefficients of variables which are excluded from equation 4, ठीक है। So our discussion of order and rank condition of identification leads to the following general principles of identifiability of a structural equation in a system of m simultaneous equations। इनको आप देख लीजिएगा, ये वही कंडीशंस हैं जिनको हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। ऑर्डर कंडीशन के हिसाब से जो आइडेंटिफिकेशन होगी, तो वो मैट्रिक्स के हिसाब से उसका क्या रैंक बनेगा। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज m माइनस वन, द इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड, इक्वल होगा तो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड, ग्रेटर होगा तो अंडर आइडेंटिफाइड। तो इस तरह से ये पहले वाली हमारी डिस्कशन है। अब इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके लिए हम पहले देखते हैं। अच्छा, अब ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बार चेक कर लें क्या वाकई साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम है। अब साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम होता क्या है? होता ये है कि जब आपके कुछ रिग्रेसर्स जो हैं, दे आर एंडोजेनस एंड आर देयरफॉर लाइकली टू बी कोरिलेटेड विद द डिस्टर्बेंस टर्म और एरर टर्म।
ठीक है। हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की assumption है कि आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, आपके रिग्रेसर्स में और आपकी एरर टर्म में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। तभी आप ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उनमें कोरिलेशन है तो दैट मीन्स उधर साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू टेस्ट द साइमल्टेनिटी कि whether regressor is correlated with the error term or not. क्यों? क्योंकि अगर if it is correlated then simultaneity problem exists and we cannot use OLS. ठीक है। और अगर simultaneity का प्रॉब्लम नहीं है तो only then we can use OLS. तो इस चीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं हॉजमन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट। ठीक है। ये वही बात है कि साइमल्टेनिटी नहीं है तो दैट मीन्स ओएलएस एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट। लेकिन अगर साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम है तो ओएलएस एस्टिमेटर्स आपके कंसिस्टेंट नहीं रहते, वो बाइस्ड भी होते हैं और इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। अच्छा, अब एक चीज इसमें ये है कि अगर साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम ना हो, चेक करना क्यों जरूरी है? अगर साइमल्टेनिटी है फिर तो ठीक है, हमें कोई दूसरे मेथड्स लगाने हैं। और वो मेथड्स क्या होते हैं? वो मेथड होता है मेथड ऑफ टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, जिससे हमारे कंसिस्टेंट और एफिशिएंट एस्टिमेटर्स आते हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो ओएलएस बेस्ट मेथड है टू यूज। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, assumptions फुलफिल हो रही हैं तो ओएलएस इज द बेस्ट। लेकिन अगर साइमल्टेनिटी नहीं है और आप ओएलएस को छोड़ के दूसरे मेथड्स अप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि उस सूरत में फिर आपके जो एस्टिमेटर्स हैं वो कंसिस्टेंट तो होंगे लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है। तो ओएलएस इज द बेस्ट मेथड जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए चेक करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम ना हुआ और हमने ओएलएस की बजाय दूसरे मेथड्स यूज़ कर लिए तो हमारे जो एस्टिमेटर्स हैं वो एफिशिएंट नहीं रहेंगे। तो वो टेस्ट क्या है? हॉजमन स्पेसिफिकेशन टेस्ट। वही हमारे पास डिमांड फंक्शन है और एक सप्लाई फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि डिमांड में हमारे दो एग्जॉजिनस वेरिएबल हैं, सप्लाई में कोई भी नहीं है। तो हम एक नज़र देख के अब तक तो हमें वी आर एबल टू टेल के हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो आइडेंटिफाइड नहीं है और जो सप्लाई फंक्शन है वो ओवर आइडेंटिफाइड है, क्योंकि डिमांड में दो वेरिएबल्स हैं जो सप्लाई में नहीं है। लेकिन सप्लाई में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो डिमांड में ना हो। तो डिमांड अंडर आइडेंटिफाइड है, सप्लाई ओवर आइडेंटिफाइड है। ओके। अच्छा, IRR exogenous, PNQ endogenous, supply function. If there is no simultaneity, then PT and U2T should be uncorrelated. Simultaneity को हमने देखना है तो हमारा जो P है सप्लाई इक्वेशन में और जो U2 है एरर टर्म और आपके एंडोजेनस वेरिएबल में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उसको कह ही रहे हैं कि वो एंडोजेनस वेरिएबल है तो ऑब्वियसली इनमें साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम होगा। तो अगर there is simultaneity in PT and U2T तो दोनों कोरिलेटेड होंगे। इस चीज़ को अगर हम टेस्ट करें तो कैसे टेस्ट करेंगे? पहले हमें इसकी रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बनानी होगी। रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस हमने बहुत दफ़ा बनाई हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं कि फर्स्ट रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन में हमारी पाई नॉट पाई 1 आई टी पाई 2 आर टी प्लस वी टी और क्यू टी की रिड्यूस फॉर्म में पाई 3 पाई 4 आई टी प्लस पाई 3 आर टी प्लस डब्ल्यू टी। ठीक है। आपकी वी एंड डब्ल्यू और रिड्यूस फॉर्म एरर्स। अब हमारे पास रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस आ गई हैं तो हम इनको ओएलएस से एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम रिमूव हो गया है, क्योंकि आपकी जो राइट हैंड साइड है उस पे सारे एग्जॉजिनस वेरिएबल्स हैं, कोई भी एंडोजिनस वेरिएबल्स नहीं है। तो हम एस्टिमेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो वो आ जाएगी पी टी हैट इक्वल्स पाई नॉट हैट प्लस पाई 1 हैट आई टी प्लस पाई 2 हैट आर टी। ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यूज तो हम इसको लिख सकते हैं। पीटी हैट को आप देखें, पीटी किसके इक्वल आ गया आपका, या आप इकोनो 1 से इफ यू रिमेम्बर तो हम इस तरह से लिखते होते हैं
कि वाई टी इक्वल्स वाई टी हैट प्लस यू टी हैट। तो यहाँ पर सेम लाइंस पर अभी पी टी हमारा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो पी टी इक्वल्स पी टी हैट प्लस वी टी हैट। अच्छा, अब क्या करना है, हमने 19.46 को सब्स्टिट्यूट करना है इनटू 19.4.2। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यू टी में। क्यू टी की जो स्ट्रक्चरल इक्वेशंस है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो सप्लाई फंक्शन है हमारा, हम पी टी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू द सप्लाई फंक्शन। तो ये देखिए, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पी टी की जगह हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू टी इक्वल्स बीटा नॉट एज इट इज आ गया, पी टी की जगह आ गया बीटा वन पी टी हैट प्लस बीटा वन वी टी हैट प्लस यू टू टी। ठीक है, क्योंकि पी से पहले बीटा वन था, जब पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो बीटा वन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास क्यू आ गया। अब क्या करना है, हमने हमने जो नल हाइपोथेसिस है वो है नो साइमल्टेनिटी, which means that the correlation between Vt and U2t is zero asymptotically। ठीक है, Vt hat और U2t में जो कोवेरियंस है वो जीरो है एज वी इंक्रीज द सैंपल साइज। तो हम ये रिग्रेशन रन करेंगे which is 19.4.7 and find the coefficient of Vt कि वो जीरो के इक्वल है कि नहीं। अगर वो जीरो के इक्वल है, आ जाता है, तो हम कहते हैं कि देयर इज नो साइमल्टेनिटी। तो जो बीटी का कोफिशिएंट है वो क्या है, बीटा वन। तो हमने ये बेसिकली हम साइमल्टेनिटी होने या ना होने का टेस्ट किस पे कर रहे हैं, बीटा वन पे। क्योंकि अगर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी तो ये बीटा वन जीरो होगा, तो ये पूरी टर्म भी जीरो है। हाँ, अगर बीटी और यूटी में कोरिलेशन होगा तो ये बीटा वन वुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हम करते क्या हैं, क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में वी रिग्रेस पीटी ऑन आईटी एंड आरटी टू ऑब्टेन वीटी हैट। सेकेंड स्टेप में हम क्यूटी को पीटी हैट और वीटी हैट पे रिग्रेस करते हैं, and then we perform a t-test on the coefficient of bt hat, which in this case is beta 1. If it is significant, we do not reject the hypothesis of simultaneity, otherwise we reject it. So for efficient estimation, however, Pindick and Rubenfield suggest regressing QT on PT and VT hat. ठीक है, ये एक सजेशन है, बाकी की जो इकोनोमेट्रिशियन है उन्होंने दी थी, लेकिन विल फोकस इट टिल हेयर कि हम सिर्फ उस बेसिस पे कि हम QT को रिग्रेस करते हैं ऑन PT hat and VT hat and then we perform the t-test on the beta 1. So that was about it. हमारा जो 19 चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है। तो बेसिकली इसमें हमने देखा था कि अंडर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और ओवर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। और फिर हमने इसमें देखे हैं कि रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है, दैट इज ऑर्डर कंडीशन क्या है और रैंक कंडीशन क्या है। ठीक है, और लास्ट में हमने एक साइमल्टेनिटी चेक करने का टेस्ट किया है विच इज हॉजमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स होते हैं हमने उनकी एस्टिमेशन कैसे करनी है, उनके लिए कौन से हमारे पास एस्टिमेशन मेथड्स हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 20 को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।